नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैक बोर्ड एग्जाम 2025 जो होने वाला है उसमें सोशल साइंस में स्पेशली इतिहास का जो प्रश्न है 5 नंबर वाला लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे। बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अति 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 महत्वपूर्ण रहने वाले हैं क्लास 10 के लिए, और उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है जो बच्चे सोचते हैं कि हम पास हो पाएंगे या फिर नहीं, और उनके लिए भी बहुत खास रहने वाला है जो अच्छा अंक हासिल करना चाहते हैं। तो दोनों के लिए लाभप्रद रहने वाला है, और स्पेशली जो फेल होने के डर से बच्चे हैं उनके लिए तो भाई अगर आप इतना ही पढ़ करके जाओगे तो 110% आपको फेल कभी आपको होना नहीं है, आप 100% पास होकर के ही आएंगे। तो देखिए, कहते हैं कि चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। ये लाइनें मेरे उन बच्चों के लिए जो मध्यम वर्गीय वाले हैं, मीडियम साइज में नॉलेज रखते हैं, राइट। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। और जमीन बंजर भी है तो क्या, जमीन बंजर भी है तो क्या, अगर हार नहीं मानी जाए तो पानी जरूर निकलेगा। बिल्कुल बच्चों, अगर आप हार नहीं मानोगे तो आप 100% रिजल्ट बेहतर करके ही आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली पढ़ाई की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर पाते थे, इसकी व्याख्या कीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये आता है। आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलते रहेंगे, राइट। नोट करते रहना है। तो आंसर में लिखेंगे वियतनाम में केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली पढ़ाई की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर पाते थे। इसकी वजहें ये रही, इसकी वजहें ये रही। कौन कौन सी वजहें रही बच्चों, तो ये हम लोग ये वजह देखेंगे। यहां पे देखिए लिखेंगे, पहली वजह की फ्रांसीसी औपनिवेशिक प्रशासन जो है वो जानबूझकर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में छात्रों को फेल कर देते थे। इसका मकसद था कि वे बेहतर वेतन वाली नौकरियों के लिए योग्यता हासिल ना कर सकें। पहला रीजन और काफी इंपॉर्टेंट रीजन। दूसरा रीजन क्या था कि वियतनाम में शिक्षा काफी महंगी थी बच्चों, इसीलिए गरीब परिवार अपने बच्चों को फीस देकर नहीं पढ़ा सकते थे। तो इतना आंसर आपको लिखना है। ध्यान देना कि आंसर को हमेशा पॉइंट वाइज करके हमको लिखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। इनका आप जो है इसको नोट करते रहिएगा, एक नोट्स बना लीजिए और उसमें इन क्वेश्चंस को नोट करिए, उनके आंसर्स को भी नोट करते रहिए। क्वेश्चन है नेक्स्ट की खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गजब का क्वेश्चन है। तो देखिए आंसर में लिखेंगे 1919 से लेकर के 1924 के बीच जो चला खिलाफत आंदोलन एक अखिल इस्लामिक राजनीतिक विरोध अभियान था, जिसे ब्रिटिश भारत में मुसलमानों द्वारा ब्रिटिश सरकार को प्रभावित करने और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। स्पष्ट रूप में लिखना है। ज्यादातर मामलों में मोहम्मद अली और शौकत अली ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे। आमतौर पर विस्तार का उद्देश्य सार्वजनिक विकास पहल के हिस्से के रूप में इस्लामी लोगों के समूह को शामिल करना था। गांधी जी ने सितंबर 1920 में निर्वाचित प्रतिनिधियों की कलकत्ता प्रक्रिया के दौरान खिलाफत आंदोलन के हिस्से पर एक असहयोग गतिविधि शुरू करने के लिए कई अग्रदूतों को राजी किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारत में मुसलमानों ने ब्रिटिश द्वीपीय सरकार पर प्रभाव डालने और ऑटोमन साम्राज्य का संरक्षण देने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया। तो बच्चों इस तरह से हमको एक टिप्पणी, जिसको हम लोग कमेंट भी कहते हैं, तो ये आपको लिखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों की अगला क्वेश्चन क्या है। लोगों को मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंग्लैंड में 19वीं सदी में मनोरंजन के कौन कौन से साधन सामने आए, इसकी चर्चा करनी है। तो बच्चों 19वीं सदी में इंग्लैंड में मनोरंजन के निम्नलिखित साधन सामने आए। पहला क्या कि लंदन के अमीर वर्ग के लोगों के लिए एक वार्षिक उत्सव होता था जिसे लंदन सीजन कहा जाता था। इसमें ओपेरा, रंगमंच और शास्त्रीय संगीत आदि कई प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन किए जाते थे। अब अगले बात करते हैं दूसरा कि मेहनत कश अपना खाली समय पब या शराब घरों में बिताते थे। इस मौके पर वे खबरों का आदान प्रदान भी किया करते थे और कभी कभी राजनीतिक कार्रवाइयों के लिए गोलबंदी भी करते थे, राइट। आगे अगले पॉइंट में लिखेंगे कि 19वीं सदी में लोगों को इतिहास की जानकारी देने के लिए बहुत सारे पुस्तकालय, कला दीर्घाएं और
संग्रहालय खोले गए जिसमें काफी संख्या में दर्शक आते थे। ये सब उनके साधन है, किसके? मनोरंजन के। अगला पॉइंट है कि निचले वर्ग के लोगों में मनोरंजन के साधन के रूप में संगीत सभा काफी लोकप्रिय थी। और 5वें नंबर में कि 20वीं सदी के प्रारंभ तक विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए सिनेमा मनोरंजन का जबरदस्त साधन बन गया था। और 6ठे नंबर पे पॉइंट में डाल करके हमने लिखना है आंसर का कि औद्योगिक मजदूर छुट्टी के दिनों में समुद्र किनारे जाकर धूप और स्वच्छ हवा का आनंद उठाने लगे। इसमें भी इस तरह से ये 6 पॉइंट्स हमने जो है लिखे, जिसमें दिखाया गया है कि मनोरंजन के साधन जो उस समय थे वो कौन कौन से थे। राइट, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 19वीं सदी में भारत के गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ, इसकी चर्चा करनी है बच्चों। तो देखिए यहां से हेडिंग डालेंगे 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का निम्न असर हुआ। कौन कौन सा? कि मुद्रण संस्कृति से देश की गरीब जनता अथवा मजदूर वर्ग को भी बहुत लाभ पहुंचा। पुस्तकें इतनी सस्ती हो गई थी कि चौक चौराहे पर बिकने लगी थी। गरीब मजदूर इन्हें आसानी से खरीद सकते थे। 20वीं शताब्दी में सार्वजनिक पुस्तकालय भी खुलने लगे जिससे पुस्तकों की पहुंच और भी व्यापक हो गई। बेंगलुरु के सूती मिल मजदूरों ने स्वयं को शिक्षित करने के उद्देश्य से अपने पुस्तकालय स्थापित किए। इसकी प्रेरणा उन्हें मुंबई के मिल मजदूरों से मिली थी। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में लिखेंगे कुछ सुधारवादी लेखकों की पुस्तकों ने मजदूरों को जातीय भेदभाव के विरुद्ध संगठित किया। इन लेखकों ने मजदूरों के बीच साक्षरता लाने, नशाखोरी को कम करने तथा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का बहुत प्रयास किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मजदूरों तक राष्ट्रवाद का संदेश भी पहुंचाया। राइट, इस तरह से आगे लिखेंगे और आगे लिखेंगे मजदूरों का हित साधने वाले लेखकों में ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर, काशी बाबा के नाम लिए जा सकते हैं। काशी बाबा कानपुर के एक मिल मजदूर थे। उन्होंने 1938 में छोटे और बड़े सवाल छपवा कर जातीय तथा वर्गीय शोषण के बीच रिश्ता संबंध समझाने का प्रयास किया। अनेक समाज सुधारकों ने भी कोशिश की कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो तथा साक्षरता दर बढ़े। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे लगने से नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। और वीडियो अगर आपको थोड़ा इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो बिल्कुल ही कीजिएगा। राइट, और चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि ब्रिटेन में आए सामाजिक बदलावों से पाठिकाओं मतलब जो फीमेल पढ़ने वाली हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ, इसकी व्याख्या करना है। तो देखिए बच्चों क्या लिखेंगे, 18वीं सदी के उपन्यासों का सबसे रोमांचक पहलू यह था कि उन्हें महिलाओं ने भी पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था। तो यहां पे थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा कि यह था कि महिलाओं ने लिखना है, ने भी पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था। इस सदी में मध्य वर्ग अधिक समृद्ध बन गया था। महिलाओं को उपन्यास पढ़ने और लिखने के लिए अधिक समय मिलने लगा था। इन उपन्यासों ने महिलाओं के संसार, उनकी भावनाओं, पहचान, अनुभवों तथा समस्याओं के विषय में खोज करनी शुरू कर दी थी। कई उपन्यास घरेलू जीवन से संबद्ध थे। ऐसा कथ्य जिसके विषय में नारियों को आधिकारिक तौर पर कुछ कहने की सामर्थ्य थी। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा, घरेलू के विषय में लिखा और पाठकों में अपनी पहचान बनाई। जॉन ऑस्ट्रिक के उपन्यासों में 19वीं सदी के प्रारंभिक ब्रिटेन के ग्रामीण कुलीन समाज की झलक मिलती है। इनसे ऐसे समाज के विषय में सोचने की प्रेरणा मिलती है जहां महिलाओं को धनी या संपत्ति वाले दूल्हे, आगे नीचे देखेंगे, संपत्ति वाले दूल्हे खोजकर अच्छी शादियां करने के लिए उत्साहित किया जाता है। यहां कल हटा देंगे, करने के लिए उत्साहित किया जाता था। उनके उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस का प्रथम वाक्य यह है, यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि कोई अकेला आदमी लिखना है यहाँ, यदि संपन्न है तो उसे एक पत्नी की चाहत अवश्य होगी। तो इतनी सब बातें लिखनी है आपको आंसर के रूप में, तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा माना जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यह है कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा कीजिए। तो बच्चों आंसर लिखेंगे, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में कुछ बातें ये इस तरह से हैं।
पहली कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के तहत डच और फ्रेंच भाषी समुदायों को बराबर की हिस्सेदारी दी गई। दूसरी खास बात कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के कुछ मुख्य तत्व इस तरह से हैं। कौन कौन से? संविधान के मुताबिक केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होती है। कुछ खास कानूनों को पास करने के लिए हर भाषाई समुदाय के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। केंद्र सरकार की कुछ शक्तियां देश के 2 क्षेत्रों की राज्य सरकारों को दी गई हैं। और आगे हम लोग इस पॉइंट को लिखेंगे कि ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार होती है जिसमें दोनों समुदाय को बराबर प्रतिनिधित्व मिलता है। एक तीसरी तरह की सरकार भी होती है जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। और अगली बात है कि इस सामुदायिक सरकार को डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार होता है। तो इतनी सारी खास इसके जो तत्व थे वो आपको भी मेंशन कर देने हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीयों के विभिन्न वर्गों और समूहों ने क्यों हिस्सा लिया? तो ध्यान देना, क्यों हिस्सा लिया उसकी खास बात। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह अहिंसक प्रतिरोध का प्रतीक था। इस आंदोलन में शामिल होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम ये थे, जैसे नमक कानून तोड़ना, ब्रिटेन से आयातित सामान खरीदने से इनकार करना, ये कुछ खास बातें थी। आगे लिखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में अलग अलग वर्गों और समूहों ने हिस्सा लिया था क्योंकि स्वराज का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग था। जैसे इसमें किस किस ने हिस्सा लिया था तो वो भी हम लिख देंगे। जैसे व्यापारी वर्ग, उनका क्या मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के व्यापारी अमीर हो गए थे और वे अपना कारोबार का विस्तार करना चाहते थे और विदेशी उद्योगों से सुरक्षा चाहते थे। अगला, धनी किसान वर्ग, इसके बारे में क्या बातें हैं कि वो क्या सोचते थे? गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट जैसे धनी किसान समुदाय इस आंदोलन में शामिल हुए। वे व्यापारी मंदी और गिरती कीमतों से बुरी तरह प्रभावित थे। अब गरीब किसान, उन्हें लगान चुकाना मुश्किल लग रहा था। वे चाहते थे कि जमींदार को बकाया लगान माफ कर दिया जाए। राइट, वो चाहते थे कि जमींदार को जो बकाया लगान है उसको माफ कर दिया जाए। महिलाओं से किस तरह से महिलाएं, उन्होंने विरोध मार्च में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर धरना दिया। इस तरह से इन सभी लोगों ने अपना अपना जो है रोल निभाया। औद्योगिक श्रमिक यानी उद्योग धंधों में काम करने वाले जो लेबर थे, उन्होंने कम वेतन और खराब कामकाजी परिस्थितियों के खिलाफ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो हमारा था क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारतीयों के विभिन्न वर्गों और समूहों ने क्यों हिस्सा लिया, तो इसके मेन यही सब कारण थे। राइट, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों की जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट में टिप्पणी लिखनी है यानी कि कमेंट लिखना है। तो हेडिंग डाल देंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित करने की घोषणा की गई। लोगों को वहां एकत्रित होने दिया गया। जब लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए तो वहां जनरल डायर बख्तरबंद गाड़ियां तथा सेना के साथ जा पहुंचा। उसने बिना किसी चेतावनी के निहत्थे व शांतिमय लोगों पर गोलीबारी करने का आदेश दे दिया। मरने वाले भारतीयों की संख्या बहुत अधिक थी। ऐसा करने के पीछे जनरल डायर का उद्देश्य अनैतिक प्रभाव पैदा करना व सत्याग्रही लोगों के मनों में आतंक तथा भय की भावना भरना था। इतनी भारी संख्या में निर्दोष लोगों की हत्या के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। तो इस तरह से बच्चों आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा या लिखना चाहिए। राइट, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, इसकी व्याख्या कीजिए। तो 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के जो सौदागर थे वो गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए 17वीं शताब्दी में जो यूरोपीय शहरों के सौदागर थे वो गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने के पीछे उसके कई वजहें थी। क्या क्या? कि जमींदारों ने खुले खेतों की बाड़बंदी शुरू कर दी थी। जमींदारों ने जमीन अधिग्रहण कर लिया था जिससे खेत छोटे हो गए थे। किसान छोटे और निर्धन थे। शक्तिशाली व्यापार संघों की वजह से शहरी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाना मुश्किल था। सौदागरों ने किसानों और कारीगरों को अग्रिम पैसा देकर काम करवाया। राइट, और छोटे और गरीब किसानों को आमदनी के नए जरिए की तलाश थी। राइट, इस तरह से जो सौदागर ने गांवों में किसानों और कारीगरों को काम पर रखकर अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाया।
गरीब किसान अपनी छोटी छोटी जमीनों पर खेती जारी रख सकते थे और वे व्यापारियों के लिए काम करके ग्रामीण इलाकों में रह सकते थे। राइट, तो इस तरह से ये इसका आपका बच्चों ये पूरा आपके लिए जितने मैंने चुनिंदा क्वेश्चन रखे थे वो यहाँ पे कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूं कि आपको इन चुनिंदा क्वेश्चन से काफी मदद मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को अगर पसंद आया हो तो। मिलेंगे इसके बाद, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सारे जो बाकी जो तीनों पार्ट हैं उन सभी तीनों पार्ट्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।